हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो अभी न्यूज में है। बेसिकली रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वही वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, बिकॉज वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा राज्यसभा का। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा मैटर क्या है। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे इस आज के एपिसोड में कि ऐसा कोई प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था जहां पहले भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई मोशन स्टार्ट हुआ था या नहीं। स्पीकर को लेकर भी हम बात करेंगे, क्या लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था पहले, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं क्या बैकग्राउंड है। तो कंटेक्स्ट ये है कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट जो राज्यसभा चेयरमैन है जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा चेयरमैन कौन है या उसको वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, जगदीप धनखड़, उनके बारे में यह बोला गया है कि बेसिकली ही सप्रेस द अपोजिशन वॉइस। इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन के जो मेंबर्स है, स्पेशली फॉर एग्जांपल कांग्रेस का मेंबर्स ले लो या आरजेडी का मेंबर ले लो या डीएमके के मेंबर्स ले लो, वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है, ये अपोजिशन वालों ने आरोप लगाया है कि वो सप्रेस कर रहे हैं अपोजिशन की वॉइस को। उसके बाद अगर आप देखें दूसरा आरोप है फेवरेटिज्म टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए जिसको गठबंधन बोल सकते हो, जैसे बीजेपी का बात कर लो, अजित पवार के एनसीपी की बात कर लो या नीतीश कुमार का जेडी की बात कर लो, उनके लिए क्या है कि ये आरोप लगा है कि दे अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू बीजेपी मेंबर्स व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग द अपोजिशन। ये अनदर दूसरा आरोप है। और तीसरा आरोप है इनको इग्नोरिंग लेजिटिमेट रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो ये तीसरा आरोप लग गया। और कई बार ऐसा भी आरोप लगा, जैसे एक बार क्या हुआ था कि जो राज्यसभा के चेयरमैन उन्होंने स्पीच में बोल दिया कि वो एकलव्य हैं आरएसएस के, उन्होंने आरएसएस का बड़ाई कर दिया। इससे भी अपोजिशन के लोग नाखुश थे कि आप आरएसएस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ये भी एक बड़ा आरोप और गंभीर मुद्दा बन गया है, और इसी के चलते उनके अगेंस्ट बेसिकली एक रिमूवल मोशन स्टार्ट करने की बात शुरू हुई है। सबसे पहले हम बात करें रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा चेयरमैन, बिकॉज जैसा हमने बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही बेसिकली हमारा क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो उसमें हम ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आर्टिकल नंबर 67 की बात करें, आर्टिकल नंबर 67 जो सेकंड लाइन में 67 बी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसका मतलब कहां पे, राज्यसभा में, पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सी मेजोरिटी से, मेजोरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल, बट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखी गई हैं कि अगर आपको राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको 14 डेज का नोटिस देना है। 14 डेज नोटिस रिक्वायर है। लेकिन आपको बता दें जो प्रेजेंट पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, और वो प्रेजेंट पार्लियामेंट का सेशन कब तक चलेगा, उसका जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2024। मतलब प्रेजेंट पार्लियामेंट का सेशन जो लोकसभा और राज्यसभा है उनका जो लास्ट सेशन है वो 20 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। मतलब उस समय ये प्रोरोग्यू हो जाएगी। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन प्रोरोग्यू करता है लोक पार्लियामेंट को, फिर लोकसभा और राज्यसभा को कौन प्रोरोग्यू करता है। तो प्रोरोग्यू मतलब एंड ऑफ द सेशन। तो इसका जो सेशन एंड हो रहा है वो 20 दिसंबर को एंड हो रहा है। और जो नोटिस जारी किया गया है वो कब हुआ है, 10 दिसंबर 2024 को। और जब 10 दिसंबर 2024 को नोटिस इशू हुआ है तो कम से कम 14 डेज तो चाहिए ही चाहिए कि नहीं हमको। अगर आप 14 डेज और ऐड कर दो, इसका मतलब है जो रिमूवल प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, वो होना चाहिए 25 दिसंबर 2024 को रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए फॉर्मली इन द राज्यसभा। मतलब वो डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे
और राज्यसभा में स्टार्ट कब होगा? 25 दिसंबर को। लेकिन आपको पता है राज्यसभा का जो लास्ट दिन है इस बार सेशन का वो कब है? 20 दिसंबर। इसका मतलब ये नोटिस सर्व ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता चल गई, ये नोटिस सर्व नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि लास्ट सभा उससे पहले ही उसका जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद 14 डेज नोटिस अगर आपका मिल गया, उसके बाद और क्या चाहिए? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो आपको हम बता दें यहाँ पे, वो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा वहां से अगर पास करना है तो आपको कौन सी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है? इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है सिंपल, टोटल स्ट्रेंथ इन राज्यसभा माइनस वैकेंसी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ जैसे हम लेते 245 है और 5 अगर वैकेंसी में चली गई, 5 वैकेंसी है तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया आपका 240। अगर 240 हो गया है तो अब इफेक्टिव मेजोरिटी कितना होगा? जितना जो फाइनल नंबर है उसकी मेजोरिटी कितनी होगी? +1, मतलब 121 राज्यसभा मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तभी आप राज्यसभा के चेयरमैन को हटा पाओगे। लेकिन क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन को जब हटाओगे तो लेकिन हट क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट भी तो हट जाएंगे ना। इसी चक्कर में आपको तीसरा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा भी एग्रीड होना चाहिए। और यहाँ लोकसभा एग्रीड का मतलब होता है लोकसभा शुड आल्सो पास दिस रेजोल्यूशन बाय विच मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी ओनली। कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? दैट इज मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। तो राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। और लोकसभा में कौन सा मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हट सकते हैं। और आपको बता दें पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है, आप ध्यान रखना इस चीज को, ये पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आज तक के इतिहास में कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे पहले अगर हम राज्यसभा की बात करते तो राज्यसभा के किसी चेयरमैन, क्योंकि हम जहां हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते तो आप सिंपल समझ लो हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए आज तक कभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे पहले स्टार्ट हुआ था फॉर एग्जांपल वो था डिप्टी चेयरमैन को लेके, 2020 की बात है, उस समय डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया क्योंकि 14 डेज का नोटिस सर्व नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे भी 14 डेज का नोटिस सर्व कर ही नहीं पाओगे बिकॉज राज्यसभा का सेशन एंड हो जाएगा। और राज्यसभा का सेशन जब एंड हो जाएगा 20 दिसंबर को, उसके बाद जितने भी नोटिस होते हैं वो सब लैप्स हो जाते हैं, आपको फिर से नोटिस नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करना है। अगली बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वाई करंट मोशन में नॉट बी टेकन अवे, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि विंटर सेशन जो इसका है वो 20 दिसंबर को एंड हो जा रहा है। और ए सिमिलर सिचुएशन ऑकर्ड इन 2020 आल्सो, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट डिप्टी चेयरमैन वाज इशूड और 14 डेज का नोटिस हम लोग सर्व नहीं कर पाए थे, ये हमने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल। सी स्पीकर का जो रिमूवल होता है वो आपके आर्टिकल नंबर 94 में लिखा होता है, आपको ध्यान रख लेना है यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। और राज्यसभा का जो चेयरमैन का हमने आपको बताया था वो आर्टिकल नंबर 67 में है, लेकिन मेजोरिटी सेम है। लोकसभा का जो स्पीकर रिमूव होता है वो भी आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव होगा। किस मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी, बट ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है कि लोकसभा का स्पीकर जब आप रिमूव करोगे उसका मोशन कंप्लीटली लोकसभा ही डिसाइड करेगा। यहाँ राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है जब आप लोकसभा के स्पीकर हटाते हो, लेकिन जब आप राज्यसभा का चेयरमैन हटाते हो तो वहां पे राज्यसभा भी रहेगा और लोकसभा भी रहेगा। राज्यसभा किस मेजोरिटी से हटाएगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से। एंड लोकसभा किस मेजोरिटी से हटाएगा? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये आपको एक डिफरेंस पता चल गया है दोनों के रिमूवल प्रोसेस में कि जो स्पीकर का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे अगर हम राज्यसभा चेयरमैन की बात करते हैं तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम आपको बता दें कि जब लोकसभा स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है उस समय लोकसभा स्पीकर
उस लोकसभा को चेयर नहीं कर सकता। दैट मींस लोकसभा स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। उस समय डिप्टी स्पीकर इज गोइंग टू प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि लोकसभा स्पीकर वहां पे नीचे बैठा होगा और वहां पे वो अपनी बात भी कह सकता है और वोट भी दे सकता है सभी के साथ। इसका मतलब है जब बाकी मेंबर वोट दे रहे होंगे उसी समय लोकसभा स्पीकर भी वोट दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब राज्यसभा चेयरमैन की बात आती है तो राज्यसभा चेयरमैन के रिमूवल होने के टाइम पे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। उस समय डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो प्रिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज बताते हैं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ही कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, इन दैट रिमूवल प्रोसेस मीटिंग, ही कैन स्पीक ऑल्सो बट ही कैन नॉट वोट। ध्यान रखना राज्यसभा जो चेयरमैन होता है वो अपने रिमूवल प्रोसेस के टाइम पे वोट नहीं कर सकता है, जबकि स्पीकर वोट कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो है वो लोकसभा का मेंबर होता है, जबकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ बोलने का अधिकार है बट वोट देने का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा का चेयरमैन तभी वोट दे सकता है जब राज्यसभा का चेयरमैन उस मीटिंग को प्रिसाइड करे और वहां पे टाई हो जाए। टाई के टाइम पे कास्टिंग वोट देने की पावर होती है। ये बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके कि वाइज अपोजिशन मूव सिंबॉलिक। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिशन का जो मूव है वो सिंबॉलिक है, इसका कोई मतलब नहीं। रीजन ये होता है कि उनके पास नंबर नहीं है। बिकॉज अभी एनडीए जो है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास बहुत सारे एमपीज, उनके पास मेजोरिटी एमपीज उन्हीं के पास में है। जबकि जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, इंडिया ब्लॉक है, उनके पास नंबर्स उनके साइड में नहीं है। इसलिए ये एक मेयर सिंबॉलिक इसका मतलब है। इसका मतलब सिंपल है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन को, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर ही नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि उनके पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं है उनके पक्ष में। नंबर्स किसके पक्ष में है? वो एनडीए के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। उसके बाद हम आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताते हैं कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था कि, और इससे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आज तक के इतिहास में जो लोकसभा में ये केस हुआ है, बट राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा के और आप इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट कभी भी रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जबकि लोकसभा में ये 3 बार हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेंस्ट जीवी मावलंकर 1951 में, जब जीवी मावलंकर का नाम याद आता है तो आपको पहला जो बात यही याद आएगा कि वो इंडिया के पहले स्पीकर थे। जो इंडिपेंडेंट कंट्री था, इंडिपेंडेंट इंडिया जब 1947 की बात हुआ तो उसमें पहले स्पीकर यही थे, जीवी मावलंकर। ये इंडिया के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं और इनके खिलाफ भी रेजोल्यूशन लाया गया था साइटिंग बाइस इन हैंडलिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। और आउटकम क्या हुआ था? रेजोल्यूशन डिफीट हो गया था एज मावलंकर रिटेन द सपोर्ट ऑफ द हाउस मेजोरिटी, बिकॉज उस समय कांग्रेस के पास सपोर्ट था और इसकी वजह से उनको रिमूव नहीं कर सकते थे। रेजोल्यूशन डिफीट हो गया था। वहीं पे अगर दूसरे और स्पीकर की बात करें तो उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर भी थे उस से पहले। तो सरदार हुकुम सिंह ही वाज स्पीकर फ्रॉम 1962 से लेकर 1967 तक थे। उससे पहले ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। इनके अगेंस्ट भी हुआ था बट मोशन वाज नॉट इवन टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन। मोशन ही नहीं लिया गया था, इसके वजह से इनके अगेंस्ट ये भी रिमूव नहीं हो पाए। और तीसरा जो नाम आता है वो आता है बलराम जाखड़ का। बलराम जाखड़ ही वाज आल्सो ए लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर। 1987 में क्या हुआ था इनके अगेंस्ट? इनके आउटकम ये था, रेजोल्यूशन वाज अगेन डिफीटेड विद झाकड़ कंटिन्यूइंग इन द ऑफिस। तो ये 3 इंसिडेंट हुए थे लोकसभा स्पीकर के केस में। जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह एंड बलराम जाखड़, इन तीनों के अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बट वो डिफीट हो गया था। ये तीनों रिमूव नहीं किए गए थे, ये तीनों अपने ऑफिस में कंटिन्यू किया था। सेम केस आप इनका भी रख लेना, जगदीप धनखड़ का, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, ये भी रिमूव नहीं होंगे और ये भी अपने ऑफिस में कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद आखिरी में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो क्या है कि अनलाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर डू नॉट रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो आपका मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 61। इसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, क्योंकि शब्द इम्पीचमेंट जो है, वर्ड इम्पीचमेंट ओनली रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किसी और के लिए रिजर्व नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल नंबर 61 में है और इनके लिए जो मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है टू रिमूव प्रेसिडेंट, वो मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ इन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी मेजोरिटी अपने संविधान में अगर कोई भी है वो मेजोरिटी यही मेजोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो लोकसभा में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है जैसे 543 उसका 2/3 सपोर्ट चाहिए, वैसे राज्यसभा में अगर 245 मेंबर्स हैं तो 2/3 ऑफ 245 का सपोर्ट चाहिए। इससे बड़ी मेजोरिटी संविधान में कहीं पे भी नहीं है, और इनके लिए एक इन्वेस्टिगेशन भी होता है, और जबकि इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं होता है उनके रिमूवल में। तो ये था डिफरेंस इन द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड फॉर एग्जांपल आपका किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का एंड प्रेसिडेंट का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।